नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं उपनिवेशवाद का तीसरा और अंतिम व्याख्यान। इससे पहले हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं जिनमें उपनिवेशवाद क्या है, किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और यूरोप के छोटे छोटे देशों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में किस प्रकार उनमें प्रवेश किया। ये और विगत व्याख्यान की हम बात करें तो कैसे स्पेन के लोगों ने मैक्सिको जो नगर है उस नगर के राजा को भयभीत करके, आतंकित करके उससे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात प्राप्त किए। और मैक्सिको नगर का जो शिल्प कला है, वास्तु नियोजन है, वहाँ का झील, वहाँ के मंदिर, बुर्ज, उन सब को देख करके स्पेन के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह। और बाद में 1512 में स्पेनियों ने वहाँ के राजा को पद से हटा दिया और अपना अधिकार कर लिया और 1524 ईस्वी तक उन्होंने स्पेन में अपना अधिकार सुदृढ़ता के साथ में जमा लिया। इसके बाद हम बात करते हैं फर्डिनांड मैगेलन की, जिसने कोलंबस के बाद एक रोमांचक यात्रा करने का श्रेय है। पुर्तगाल का था यह है, परंतु स्पेन के राजा ने मसालों के द्वीपों के जलमार्ग खोजने के लिए मैगेलन को अपनी सेवा में रख लिया था। 1519 में मैगेलन अभियान पर निकल पड़ा और वह स्पेन से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अमेरिका की जो साउथ पॉइंट को पार करके प्रशांत महासागर में उसने प्रवेश किया। लगभग 4 महीने की अत्यधिक कष्टदायक यात्रा के बाद वह एक विशाल द्वीप पर जा पहुंचा और उस द्वीप का नाम उसने युवराज जो फिलिप था उसके सम्मान में फिलिपाइन द्वीप रख दिया। दुर्भाग्यवश से वहां पर द्वीप के आदिवासियों के साथ स्पेनियों का झगड़ा हो गया, जिसमें मैगेलन सहित बहुत से लोग मारे गए। केवल एक जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर 1522 में वापस स्पेन पहुंचा। इस यात्रा का अत्यधिक महत्व है। वह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण यात्रा है। उस यात्रा के दौरान जल मार्ग द्वारा की गई पृथ्वी की परिक्रमा का पहला प्रयास वो उस यात्रा को दिया जाता है। इससे पृथ्वी का आकार और रूप निश्चित रूप से सिद्ध हो गया और यह भी सिद्ध हो गया कि अमेरिका केवल द्वीप मात्र नहीं है और न ही एशिया का भाग है, अपितु अपने आप में एक महाद्वीप है। इस बीच मैक्सिको में स्पेनियों को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पेरू की सभ्यता एवं संपत्ति की जानकारी मिली। फ्रांसिस्को पिज़ारो नामक एक साहसी स्पेनी ने इसको खोज निकालने का निश्चय किया। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद पिज़ारो पेरू और उसके महान इंका साम्राज्य में पहुंच गया। यद्यपि पिज़ारो की सेना में 200 सैनिक और 50 घोड़े ही थे, बहुत कम, फिर भी वह एक विस्तृत साम्राज्य जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 2000 मील तक विस्तृत था को जीतने में सफल रहा। स्पेनिश सेना नायकों के इस प्रकार के विस्मयजनक एवं
अविश्वसनीय अभियानों के संबंध में यह बात याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के मूल निवासियों के लिए घोड़ा, घुड़सवार, बंदूक, इस प्रकार के युद्ध कला, ये सब अनजानी चीजें थी, नई चीजें थी। बड़े बड़े जहाज उनके लिए अनजाने थे। इसके अलावा वो लोग ना तो युद्ध में उनकी रुचि थी, ना वो लड़ाकू थे। फिर भी पिज़ारो की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता, वो अवश्य विस्मयजनक कही जा सकती हैं। स्पेनियों ने पेरू की समृद्धि और संस्कृति को नष्ट कर दिया और पेरू के शासकों तथा संपन्न लोगों से, जो उनके पास में सोना था, चांदी था, जो भी रत्न भंडार थे, उनको लूट लिया। राजा सहित हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पेरू की इस लूट ने स्पेन और स्पेनिश को बहुत धनवान बना दिया। अब यह बात दूसरी है कि स्पेनी लोग अंग्रेजों की भांति इस धन का सदुपयोग करके अपने देश की आर्थिक जो समृद्धि विकास है वो नहीं कर पाए। जब स्पेनी लोग अमेरिका पहुंचे तो उनको शीघ्र ही यह अनुभव हो गया कि यह देश उन देशों में नहीं है जहां से गर्म मसाले, कपड़ा, रेशम तथा अन्य उत्पाद इटली के नगर राज्यों के माध्यम से उन तक पहुंचते थे। परंतु उन्होंने देखा कि यहाँ की जलवायु इस प्रकार के उत्पादन के अनुकूल है और इनको पैदा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने, स्पेन ने वहाँ स्थायी बस्तियां बसाई, अपने लोगों को बसाया, कृषि कार्य प्रारंभ किए, नए नए टेस्टिंग्स किए। धर्म प्रचारकों ने मूल निवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार किया, शिक्षण संस्थाएं स्थापित की, हॉस्पिटल स्थापित किए, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अन्य तरीकों से इसको विकसित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप वहाँ यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हो गया। मैक्सिको पर अधिकार किए जाने के बाद कॉर्टेज ने मध्य अमेरिका तथा कैलिफोर्निया की खोज की। कुछ वर्षों बाद सोटो नामक एक जो अन्वेषक खोजकर्ता ने मिसिसिपी नदी के क्षेत्र की खोज की और ऐसे ही लोगों की सहायता से स्पेन ने नई दुनिया में अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया। विद्यार्थियों, अब बात हम करते हैं अंग्रेजों की, इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। भौगोलिक अनुसंधान और उपनिवेशीकरण के क्षेत्र में अंग्रेजों ने काफी देर से भाग लिया, यानी कि बाद में। इससे पहले पुर्तगाल और स्पेन तो स्थापित हो चुके थे। प्रारंभ में अंग्रेज नाविक नई दुनिया से स्पेन आने वाले जहाजों को लूटकर धन अर्जित करते थे। वैसे इन लोगों के उदय के बहुत पहले ही इंग्लैंड का शासक हेनरी इंग्लैंड का शासक हेनरी सप्तम ने 1497 में जॉन कैबेट नामक एक इटालियन नाविक को चीन और भारत जाने का जल मार्ग खोजने के लिए भेजा। परंतु कैबट उत्तरी पूर्वी अमेरिका के तट पर जा पहुंचा और उसने इस द्वीप को एक नाम दिया, न्यू फाउंडलैंड। लेकिन उस समय कैबट को यह जानकारी नहीं थी कि वह एक नए महाद्वीप पर पहुंच गया। बाद में कुछ दूसरे अंग्रेज नाविकों ने उत्तर पश्चिमी जल मार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 1577 में इंग्लैंड के फ्रांसिस ड्रेक ने
भी जलमार्ग के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का निश्चय किया और इस अभियान पर चल पड़ा। उससे अपने अभियान में 3 वर्ष लगे, परंतु वह अपने ध्येय, जो उसका उद्देश्य था, ध्येय था, उसमें काफी सफल रहा। 1578 में रानी एलिजाबेथ ने हम्फ्री गिलबर्ट को अमेरिका की तरफ भेजा। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु भी हो गई। इसके 6 वर्ष बाद 1584 में एलिजाबेथ ने सर वॉल्ट रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजों की बस्ती बसाने की अनुमति दी और इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 से 87 के मध्य तक अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। 16वीं सदी में इंग्लैंड में अनेक आर्थिक परिवर्तन हुए। आप जानते हैं, विद्यार्थियों औद्योगिकरण हुआ, कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, ऊनी माल के व्यापार में मंदी का दौर आया, जिससे अनेक मजदूर बेरोजगार हो गए और वे लोग रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए इंग्लैंड छोड़कर बाहर बसने के लिए, बाहर जाने के उत्सुक थे। कुछ साहसी व्यापारी भी समुद्र पार के देशों में अपनी, जो उद्योगपति उस समय के कहे जाएं, अपनी पूंजी लगाना चाहते थे। इसी शताब्दी में कुछ साहसी लोगों ने विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए कई कंपनियां भी स्थापित कर ली। 1606 में ब्रिटिश सरकार ने 2 कंपनियों को अमेरिका के साथ व्यापार करने और बस्ती बसाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार ये जो अनुमति पत्र, ये अधिकार पत्र जो मिला, इसका आशय यह था कि यह कंपनियां उस अधिकृत भूमि पर लोगों को ले जाकर बसा सकेगी और ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के नाम पर शासन चला सकेगी। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलाइन तक फैला हुआ है। और इसी प्रकार आज का जो उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमक जो नदी है, वो क्षेत्र इनके पास में उस समय था। 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया के क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अन्य बस्तियां भी स्थापित की और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी, अमेरिका में तो पहले ही, अन्य क्षेत्रों में भी फैल गए। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी विस्तार की। फ्रांस भी यूरोप का एक देश, इंग्लैंड का पड़ोसी देश, और फ्रांस भी दूसरे यूरोपीय देशों की तरह एशिया के जल मार्ग खोजने में रुचि रखता था। 1524 ईस्वी में फ्रांस के शासक ने बोरोत्सो नामक एक इटालियन नाविक को इस अभियान पर भेजा, परंतु वह भी नई दुनिया पहुंच गया और नॉर्थ कैरोलिना से लेकर न्यूयॉर्क तक के क्षेत्र की खोजबीन की। इसके बाद एक फ्रांसीसी जार्क कार्लिया भी यहीं पहुंचा। उसने सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से यात्रा की और एक व्यापारिक चौकी की स्थापना भी की।
यही चौकी धीरे धीरे एक बस्ती और एक विशाल नगर में परिवर्तित हो गई, जो आज मॉन्ट्रियल नगर के नाम से प्रसिद्ध है। नगर का नाम विद्यार्थियों मॉन्ट्रियल। बाद में सामुएल ने क्यूबेक पर फ्रांस का अधिकार जमाया। उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी प्रभुत्व बढ़ाने में जोलिये, लासाले आदि साहसिक अन्वेषक जो थे उनका विशेष योगदान रहा, और फ्रांस भी धीरे धीरे अमेरिका में अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहा, और बाद में दुनिया के दूसरे देशों में भी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, उपनिवेशवाद, यूरोप का उपनिवेशवाद जो कि पुर्तगाल ने प्रारंभ किया, स्पेनिश ने इसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर ली, तब इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं उन्होंने इसमें प्रवेश किया, और इन्होंने भी फिर अपने अदम्य साहस, कठोर परिश्रम और अपनी कठिन परिस्थितियों को जो सामना करने की इनकी ताकत थी, इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद में इंग्लैंड और फ्रांस बहुत आगे बढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।